हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान की स्पेशली, और जिस तरह से यहाँ पे एक श्रीलंकन सिटीजन को मार दिया गया और जिस बेफिक्री के साथ लोग सेल्फीज बना रहे थे, और वहाँ पे मुश्किल से सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। बाकी किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि जी अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही कर गुजरता, और क्योंकि बहुत लोग जज्बाती हो जाते हैं, और इस किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में, ऑलमोस्ट 56 या 57 इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन उसमें से इस्लाम खतरे में हमेशा सिर्फ पाकिस्तान का ही क्यों रहता है? बाकी पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन पड़ा इस तमाम वाकये के बाद, इंसिडेंट के बाद? जो लोग बाहर रहते हैं वो क्या सोचते हैं, और जो जाहिर है दूसरी कंट्रीज के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन करेंगे आप सबके जाने पहचाने जो है साजिद तारड़ साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है कि हम जाहिर है मैं तो बिल्कुल भी डिफेंड करने के मूड में नहीं हूं, ना ही मैं करती हूँ उस तरह की चीज़ों को। जिस तरह से हमारे यहाँ सियालकोट में आपने देखा कि मार दिया गया एक श्रीलंकन सिटीजन को और जला दिया गया, और फिर सेल्फीज लोग ले रहे थे। क्या इंप्रेशन सर पड़ा दुनिया पे पाकिस्तान का? आरजू, इस चीज को आप अगर प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करें तो नहीं कर डिफेंड आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है, कोई जवाज इसका मौजूद नहीं। मैं इस्लामिक लॉ का स्टूडेंट रहा हूं। इस्लाम में भी इस तरह की चीज इजाजत नहीं देती जब तक आप उसकी डेप्थ तक न जाए, जब तक उस बंदे के मोटिव्स का, उसके स्टेट ऑफ माइंड का पता ना चले, आप उसको करार वाकई सजा नहीं दे सकते। मैं खुद डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इस वाकये से तालिबान भी मेरा ख्याल है शर्मिंदा है। आपने तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया। मैं हमेशा इंडिया में लिंचिंग के बारे में बात करता था, लेकिन आज जब पाकिस्तान के अंदर हुआ है, सबसे बड़ा मेरे लिए मसला यह है कि मैं वॉशिंगटन डीसी में इस्लाम और पाकिस्तान को किस तरह डिफेंड करूंगा। ये एक मैटर है, इस वक्त ये इशू है, और आपको कोई भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल में। आप बड़े से बड़ा आप किसी डिप्लोमेट की ड्यूटी लगाएं तो वो ये नहीं कर सकेगा। इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स अनफेयर, इट्स रियलिस्टिक ट्रेजेडी। लेकिन अब इसके साथ एक फैसलाबाद में एक वाकया और हुआ है, शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा, जहां 2 खवातीन को किसी चोरी के इल्जाम में जी जी सर देखा है। आपके एक क्राउड ने उनके कपड़े फाड़े, फिर उनकी वीडियोस बनाई और वायरल की। सर ये बिल्कुल मैंने देखा है, लेकिन सर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? आप कुछ बता सकेंगे कि इस हाल पे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान क्यों और कैसे पहुंचा है? इसके बीज 73 साल से बोए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें आपने, सबसे बड़ी बात है, इस्लाम को बड़ी दफा आपने इस्लाम का कार्ड खेला, लोगों को जिस तरीके से आज खेला जा रहा है। आज किस तरह खेला जा रहा है मैं बताता हूं आपको। आज किस तरह खेला जा रहा है कि पीटीआई, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को रिप्रेजेंट करती है, जब कंटेनर पे बैठे थे तो एक दूसरे मोड में थे। वहां म्यूजिक चल रहा था, बच्चियां डांस करती थी, द मोस्ट ओपन माइंडेड एंड लिबरल सोसाइटी का एक इमेज दिया। और आज वो टीएलपी के साथ सीटें शेयर करेंगे, उनके सेनेटर गुलदस्ते लेके उनके लिए जा रहे हैं। तो जब ये क्राइटेरिया होगा तो फिर आगे फिर यही कुछ होगा जो आज हो रहा है सोसाइटी में। एक पूरी सोसाइटी, और दूसरा एक सबसे बड़ी एज अ लॉयर जो मेरा जोर होता है, मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट। जिस सोसाइटी में पनिशमेंट का डर नहीं होगा, वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। इस पनिशमेंट के पीछे फिलॉसफी ये होती है कि इतनी, कहते हैं, इबरतनाक सजा। इबरत किसके लिए? जो सोसाइटी दूसरी के लिए, कि सजा इतनी सवियर होनी चाहिए कि दूसरी कम्युनिटी, कोई और फर्द उसको कमिट करने से पहले 2 दफा सोचे कि मेरे बाद इसका बच्चों का क्या होगा। मेरा सोशल बाइकआउट कर दिया जाएगा, मुझे मार दी, फांसी हो जाएगी, मुझे ला छोड़ेगा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आपसे और 22 करोड़ मेरे हम वतनों से, क्या मिशेल खान को इंसाफ मिला? मॉडर्न टाउन को इंसाफ मिला? साहिवाल साने को इंसाफ मिला? आज किशमाला तारे के बच्चे ने दिन दिहाड़े ब्लडी सिविलियन कुचल के मार दिए, उनको इंसाफ मिला? इंसाफ मिला तो सिर्फ रेमंड डेविस को मिला था, जो वो अगले खरीद के आपके जेल में से उड़ा कर ले गए थे। ये आपके हालात हैं। अगले दिन अफसोस के नाम
आसमा जहांगीर साहबा के वहां पे खड़े होकर ऐलान कहा गया था अदलिया प्रेशर में नहीं, अदलिया प्रेशर में नहीं तो करती क्यों नहीं, किया भी तो कुछ नहीं। अली अहमद कुरद जैसे लोग वहां तड़पे हैं। सबसे बड़ा मुझे अफसोस होता है कि केपीके के एक इंसान ने कहा कि वजीराबाद में घुटने डाल दिए गए हैं, लेकिन हमारे सामने स्टेट हमारे साथ क्या कर रही है। तो ये आपके लिए एक बहुत, आप ऐसे एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं बिलखसूस अंडर द शेडो, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारी इकोनॉमी खत्म और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है इकोनॉमी। इस अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, सियालकोट से को बाहर आपके पास 2-4 चीजें आप बेचते हैं, वरना आपकी बिजली, आपकी पॉलिसी फेवरेबल ही नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ चीज आप मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सके। आपने फिजिबल हालात बनाए नहीं है। और इन सर्कमस्टांसेस में जो आप स्पोर्ट्स की चीजें बेचते थे, आप जो कॉटन बेचते थे, वो किस तरह लोग जाएंगे लेने आपसे? अब सियालकोट के लोग चीख रहे हैं मैन्युफैक्चरर के अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस अब कौन आएगा हमारी फैक्ट्रियों में चीजें खरीदने के लिए। लेकिन ये कि ये खान साहब के जो डैमेज कंट्रोल करने वाली टीम है, उन्होंने कहा है कि मलक अदनान को बुलाएं, उस बच्चे ने जो जान बचाई, जिसके ऊपर खड़ा कोशिश की, उसको तमगा शुजात दें। लेकिन हजूर इससे पूरी बात नहीं बन रही, इंसाफ करके दिखाएं। ये 22 करोड़ लोगों की मोरालिटी का टेस्ट है ये। आपके जो इस वक्त कई जूती मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा ये पहला वाकया नहीं है, 1 महीने में 3 इस तरह के वाकये हो चुके हैं, 4 सद्दा और कई जगह पे। लेकिन ये वाकया यूनिक इसलिए है कि आपने एक फॉरेनर को मारा है और एक ऐसे इंसान को मारा है जो गैर मुस्लिम था और जो आपकी जबान नहीं जानता था, ना अरबी बोलता था ना उर्दू बोलता था, और आपने उसकी ईमान, ऐसा आदमी, द मैन वाज कुमारा जो थे मेरी नजर में, जो 12 साल से काम कर रहे थे, ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। आपने उसको सजा दी उसके कैरेक्टर की, आपने उसकी मेहनत करने, ईमानदारी की उसको सजा दी। तो इन हालात में आप देखें, मैं आरजू और कहता हूं, हमारे लोग पाकिस्तानी, मैं समझता हूं कि इस वक्त खान साहब के तो एडवाइजर है नहीं है कोई भी, ये कुछ भी फ्री फॉल में कंट्री चल रहा है। उसमें ये किसी ने नहीं बताया, मैंने सारी जिंदगी अमेरिका में देखा कि जब आपके ऊपर कड़ा इम्तिहान आता है तो आप उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या थी? आप डेड बॉडी लेकर खुद जाते, प्राइम मिनिस्टर साहब श्रीलंका, आपका फॉरेन मिनिस्टर डेड बॉडी लेकर श्रीलंका जाता, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है, आपने मैसेज नहीं दिया। अभी भी आपके पास टाइम है, आपने उसके इन लोगों के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी टेररिज्म कोर्ट में आपने उस पर समरी ट्रायल में उसको लेकर जाए और दुनिया को बताए आप कहां खड़े। वरना आपके पास गलती गुंजाइश नहीं था, आपके पास आगे जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है आपको चाइना भी छोड़ चुका है, सी पैक बंद है, आप आईएमएफ के कदमों में पड़े हैं इस वक्त। आईएमएफ, बल्कि आपके सारे मिनिस्टर जो आपके फाइनेंस, अब मैं बताता हूं आपके फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी बात आ गई, फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो इस वक्त अपने सेनेट के इलेक्शन में बिजी हैं और वहां भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वोट जो है अभी रिसेंटली सिंध से बरदान ट्रांसफर कराया और वो गलत हुआ, इलीगल है। इलेक्शन कमीशन को उस पर एतराज होना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा, मेरी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन डीसी में ये है कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक जो आपके पाकिस्तान, मिनिमम कम्युनिकेशन उनके आपस में पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं और वो मुल्क की बेहतरी की सोच रहे। एक तो आईएमएफ के अपॉइंटेड है और दूसरा उनका इंटरेस्ट भी आईएमएफ के साथ है, तीसरा पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं। मार कौन खा रहा है? वो पाकिस्तान खा रहा है, और इस पर दो सोचने वाला, देखने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सब बांसुरियां बजा रहे हैं अपने अपने राग इन गिवन सर्कमस्टांसेस में। जब मुल्क के ऊपर इतना कड़ा इम्तिहान है, चैलेंज है, फैसलाबाद में बच्चियां नंगी करके वीडियो बनाई जा रही हैं और हजूम कर रहा है 300 का। श्रीलंका, ये सियालकोट का वाकया हुआ है, खासा फुटबॉल के स्टेडियम का इफ्तिताह कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, बच्चियों को वहां इकट्ठे करके अपोजिशन को दिखा रहे हैं, देखे हम कितने पॉपुलर हैं। और यार मेरे, जब आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो कौम को थप्पड़ पड़ते हैं आगे से। स्टेडियम फुटबॉल के टाइम नहीं है फुटबॉल को प्रमोट करने का भी, जब टाइम होता है फुटबॉल को करने का, वहां आप सिफारिशी सारे भेज देते हैं आप। लेकिन आज टाइम इस वक्त इकोनॉमी का है। मुझे इकोनॉमी के लेवल पे बात करना चाहूंगा। इंडिया में 18 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ आपने किया, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में $15 नीचे पेट्रोल के आपने किया। आपने 50 अरब रुपया इकट्ठा करना है विद इन 3 मंथ्स, आपको उसकी फिक्र लगी हुई है। लोग जाते हैं पेट्रोल पंपों पे, रेस्टोरेंटों पे,
ग्रोसरी स्टोरों पे आगे से थप्पड़ पड़ते हैं। जिस बंदे की 20,000 तनख्वाह है, खान साहब उसका बजट बनाए रियासत मदीना में क्या हालत है वहां। हम मिसाल दें उस चीज की कि रियासत मदीना में, और मैं हजरत उमर की मिसाल आप देते हैं, जब कहत पड़ा था तो उन्होंने 5 साल के लिए चोरी डाके की सजा मुअत्तल कर दी थी। अब वो टाइम आ चुका है पाकिस्तान में, बल्कि है, अब कौन सी सजा भी कौन दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा। ये 100 बंदे जो पकड़े, इसमें पुलिस वालों की लॉटरी निकली है, उनसे पैसे ले दे के छोड़ देंगे। ये तो सर पहले किसको दिए सर सजा? मशाल खान है, उसके अलावा यहाँ पे तो हीरो बना देते हैं ना, जैसे सलमान तासीर के कातिल को हीरो बना दिया था, मुमताज कादरी को। तो यहाँ पे कौन डरेगा ये सब कुछ करते हुए? और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है वो टीएलपी के साथ हाथ मिला रही है, और इस वाकये में, श्रीलंकन वाले वाकये में टीएलपी वाले ही इन्वॉल्व है। देखिए, नारे उन्हीं के लगे, स्टिकर भी उन्हीं के थे। इनको चाहिए उसमें डीपली देखे, जो उस पार्टी को चाहिए जो रूल कर रही है, जो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है, उस पार्टी को चाहिए ना चीजों का जवाब दे। और आरजू, आप एक और भूल गई बात, सबसे बड़ी, जो मेरा सबसे बड़ा एक और तशवीशनाक है, जो आप खान साहब जो रोजाना हजरत उमर की मिसाल लेते हैं रियासत मदीना में, तो 40 अरब रुपए का जो घपला कोविड के फंड्स में हुआ है, किसी ने जवाब उसका दिया? एक इशू हो तो डिस्कस किया जाए, एक इशू हो तो डिस्कस करें। वो कहते इस ऊंट के कौन सी एक चीज इसकी सीधी ये बताए ना, मेरे कोई एक चीज बता दें जिसको मेंशन किया जाए कि हम, ये फलां इंसान हमें रेस्क्यू करेगा, ये फलां पार्टी हमें रेस्क्यू करेगी, फलां लीडर लंदन से आएगा हमें बचाएगा, फलां लीडर कराची से आके बचाएगा। मेरा मकसद, और कौन इस वक्त क्वेश्चन मार्क है। मैं खुद इस वक्त कंफ्यूज हूँ वाशिंगटन डीसी में कि हम किस डायरेक्शन में, पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? अफगानिस्तान की डायरेक्शन है कि सोमालिया की डायरेक्शन है? किस पे जा रहा है? और ये जिन हालात में आप जा रहे हैं इस वक्त, आप, मेरा मकसद, आप सऊदी अरेबिया का देखें, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने पैसे लिए। आज मैं हैरान होता हूं, आज एक एंकर ने कहा कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, हमारा सऊदी अरब के साथ लेबर का वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, मजीद हम वहां से स्किल वर्कर वहां सऊदी अरेबिया भेजेंगे। तो पाकिस्तान किसने चलाना है? आपके तो पहले भी आप चल रहे हैं। देखिए, मैंने अगले दिन सोचने की कोशिश की है, उन लोगों में मैं भी शामिल हूं। 90 लाख लोग पाकिस्तानी, हम बाहर से पैसा कमा के भेजते हैं, लेके वो पैसा कहां जाता, कहां? हम यहां से डॉलर कमा के रियाल भेजते हैं, आपके लोग वही वापस ले आते हैं। वो तो मेरा पाकिस्तान की इकानमी में तो जा ही कुछ नहीं रहा। इमरान खान साहब ने आज वो जब मलक अदनान का वहां फैसला किया, उसने कहा जी कि सियालकोट के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने $1 लाख इकट्ठा किया है, वो देंगे हम कुमारा की फैमिली को। वो किस तरह देंगे? कौन देगा? वो ये आपके इधर उधर मिनिस्टर आपके टेबल के आगे पीछे हो जाना है वो $1 लाख, क्योंकि आपको तो डॉलरों की जरूरत है। आपके जो मेरा एक छोटा सा तज्जिया आरजू ये है कि इस वक्त आपकी हालत इसलिए ये हो चुकी है क्योंकि आपकी रूलिंग एलीट जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, या उनकी बीवियां ब्रिटिश, कैनेडियन, अमेरिकन है, या उनके बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उनके अकाउंट डॉलरों में है, उनकी जेब में 1 वे टिकट हर वक्त मौजूद होता है, और वो प्लान बी पे बैठे होते हैं कि कब किसी वक्त यहां से स्लिप होकर हमने निकल जाना है। वो पाकिस्तान रिलेटेड, रुपये रिलेटेड कोई डिसीजन करते नहीं है। आप जिस हालत में पहुंचे हैं, बिल्कुल आपकी यही हालत है। अच्छा, मैं ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, हर गवर्नमेंट, आपका हर लीडर एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड है, और हर दौर में आपकी आधी कैबिनेट जो होती है वो बाहर की होती है। वो लंदन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, वो कनाडा से आते हैं, और सिर्फ उनके पास एक टेक्निकलिटी होती है, वो टेक्नोक्रेट नहीं होते, लेकिन एक चीज में मास्टर होते हैं कि वो खाने अच्छे खिलाते हैं, इनको गाड़ियां बड़ी बड़ी देते हैं, लीडरों को आगे पीछे लेके फिरते हैं। आजकल के जो लोग जितने हैं, उनकी मैं स्पेशलिटी बता देता हूं। इमरान, उन्होंने शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए पिछले 10 साल कवालियां करा के नुसरत फतेह अली की तो चंदा बड़ा अच्छा इकट्ठा किया। सारी कैबिनेट में इस वक्त वो बैठे लोग जिन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए डॉलर इकट्ठे किए, पाउंड इकट्ठे। बिल्कुल। तो सर वो तो एक फॉरेन फंडिंग केस फंसा हुआ है ना इनका, जो ये आगे आने नहीं दे रहे। वो फॉरेन फंडिंग केस यही तो है कि ये जो पैसे जमा हुए थे वो कहाँ गए, और उसमें कई जगह चोरी है। आप जो ब्लडी सिविलियन है, 22 साल अदालतों में फिरता है, लेकिन जब आपके मर्जी हो तो हफ्ते वाले दिन अदालत हाई कोर्ट खुल के जमानतें दे दी जाती। ये रियासत
बिल्कुल सर, इमरान खान का तो यही रियासत मदीना है। लेकिन फिर भी सर, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इमरान खान को बहुत उम्मीद है कि वो उन्हें वोट डालेंगे, इसीलिए वो वोटिंग मशीन्स लेकर आने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात होती है, मेरी क्या वो वाकई अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं इमरान खान पे? देखें, ज्यादती आपने बैक स्टैबिंग की है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, आई एम पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं यहां वोट डालता हूं। नहीं, मैं जो आपको नहीं, मैं ब्रिटिश बाकियों को कह रही हूँ, आपकी मुलाकात तो होती होगी ना। मैं वही उसी साइड पे जा रहा हूं। असली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो हैं जो मिडिल ईस्ट में है, मशरक वुस्ता में, और जो सऊदी अरेबिया में, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। वो असली ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। हम लोग यहाँ पे वोट डालते हैं, हम यहाँ रहते हैं। मुझे 35 साल हो गए हैं अमेरिका में रहते हुए। अब इन्होंने हमारे साथ ज्यादती क्या की है कि इन मुल्कों के अंदर आपके पहले ही हर शहर में 2-2 पीटीआई के ग्रुप और आपस में लड़ रहे हैं। अब इन्होंने डाल दिया, उनको वोटर चस्का डाला है। अब वो जो यहां पे इंटरेस्ट ले रहे थे वो भी नहीं लेंगे। इस वक्त 5 इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है यहां। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, एक काउंसिलमैन भी नहीं वहां मौजूद। उसकी वजह यह है कि तवज्जो पेस पार्टी पर है और पीटीआई पर है। तो ठीक है, वो कर लिया आपने। मेरा क्वेश्चन मार्क ईवीएम के हवाले से ये है कि वो जो मशीनें वो तो इंटरनेट पे चलती ही नहीं, वो तो उनको नेट बेस नहीं है। हमारे वोट कहां से पहुंचेंगे पाकिस्तान? और दूसरा, पीटीआई वालों को पता था कि हमारे वोट जाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी डालेंगे वोट पीटीआई को। 40 हलकों की कैलकुलेशन इन्होंने की है कि हमें इससे फायदा होगा, 40 हलकों। लेकिन ट्रेजेडी यही है ना, पहले जिस तरह डस्के वाली जगह डस्का इलेक्शन में पूरी टीम उठा ली गई थी, इलेक्शन टीम उठा के डब्बे भी ले गए थे। अब वो भी तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद में एक बंदा बैठ के बस बटन दबाएगा तो रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। मुझे याद आ गया एक वाकया, आपके देखने वालों को बताऊंगा कि देखिए हमने कितनी तरक्की की है। अयूब खान दौर में जब इलेक्शन हुआ तो मोहतरमा फातिमा जना थी, तो उन्होंने उनको बड़े वोट पॉपुलैरिटी थी, बल्कि बिलखसूस बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से उनको बहुत वोट पड़े। यहां से जब चंद हलकों का रिजल्ट आया तो उनको खतरा पड़ा मैं इलेक्शन हार ना जाऊं। तो उनके किसी एडवाइजर ने कहा, जी ये तो 1 मिनट का काम है, मैं आपको मशवरा देता हूं, लोगों को किस तरह पता चलेगा कि इलेक्शन कौन जीता है, कौन हारा है। उस वक्त टीवी नहीं था, रेडियो होता था। उन्होंने कहा सिर्फ रेडियो पे ऐलान कर दे कि आप इलेक्शन जीत गए, आप जीत जाएंगे। और यही हुआ। अयूब खान साहब ने क्या, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अयूब खान साहब इलेक्शन जीत गए, वो जीत गए। अब आप वहीं के वहीं खड़े हैं। अब सिर्फ पहले डब्बे चोरी होते थे, बाद में अपीलें होती थी, उसमें वकील और जज पैसे बनाते थे, बोरियां खुलती थी, उसमें से चाहे अखबारें निकले चाहे वोट निकले। अब ये होगा कि एक बाबू बैठेगा इस्लामाबाद में और वो कड़क दबाएगा बटन, रोकेगा जी फलां इलेक्शन, ये सारी चीजें काम खत्म। लेकिन उसमें बात ये ना, ये देखें, आप जब आपके पास रोल मॉडल ना हो, लीडरशिप ना हो, वो कहते हैं ना कि आप 10 फुट की दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट की सीढ़ी बना लेंगे। तो ये ईवीएम का तरीकाकार, ये कुछ तरीकाकार, जब तक आप लोगों में ईमानदारी नहीं बांटेंगे, आप लोगों के पास उनके रोल मॉडल नहीं बनेंगे। आप कहते हैं कौम को पेट पे पत्थर बांधे, लेकिन आप खुद चलाते हैं 5-5 करोड़ की गाड़ियां, अरबों में फ्रॉड हो रहा है, 40 अरब रुपया लुट गया आपके कोविड उसमें से, तो आप जवाब नहीं दे रहे। कौम किस तरह आप पे एतबार करेगा? कौम किस तरह, मुझे बताएं, मैं किस तरह एतबार करूंगा आपसे कि $1 लाख जो है वो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स का श्रीलंका पहुंच जाएगा? मैं किस तरह एतबार करूंगा आपसे जब आप 40 अरब रुपए का जवाब नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन सर, ये तो सभी देख रहे हैं कि किस तरह से वो 40 अरब जो है वो गायब हुए और कितनी करप्शन यहाँ पर इस वक्त हो रही है। लेकिन साथ साथ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि जो एम्बेसीज बाहर है, इवन हमने तो ये भी सुना कि जो यूएस में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसको भी पिछले 4 महीनों से पेमेंट नहीं गई, और दूसरी एम्बेसीज भी शिकायत कर रही है। इवन ट्विटर पे आप ट्वीट्स भी देख चुके होंगे लोगों ने जो लगाई हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने ट्रांसफर कर दी, उन्होंने कहा जी हमने 3 महीने की ट्रांसफर कर दी। तो बगैर पैसे के पाकिस्तान कितनी देर सरवाइव कर सकता है? कुछ पहले सरवाइव पहले काम कर रहे। मैंने खैर वॉशिंगटन डीसी वाली खबर तो चेक की है, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्टर फायर किए थे, कोई इतना मुझे उसका सही जवाब नहीं मिला। मेरे ख्याल में ये वॉशिंगटन डीसी वाली तो अफवाह ही थी एक इस तरह की। लेकिन पहले भी तो देखे ना हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं बात, वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। डिप्लोमेसी का उनको पता ही। आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे? आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी, मुझे मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप आईएमएफ के कदमों में पड़े। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी? आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है।
वो कहते हैं ना, सर ये तो हमेशा से रही है सर। पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा, इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे एम्बेसियों का मकसद ही कोई नहीं, मेरे ख्याल में तो इन पे फजूल खर्चा हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये एम्बेसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे भतीजे भांजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए। वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं, वो उनको ट्रीट सही नहीं करते। पता होता है हम तो सिफारिश पे आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। वो 11-12 बजे आते हैं, सिगरेट पीते, चाय पीते, घर चले जाते हैं। वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे। ये तो एक मजाक है ना। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है। तो इसमें तो सर फिर फ्यूचर क्या है सर, फ्यूचर क्या है मैं पाकिस्तान पूछ का? रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। मैं खुद मुतासरीन पीटीआई हूं। मैं खुद तब्दीली के लिए दुआएं मांगता रहा हूं। हर पाकिस्तानी मांगता रहा है दुआएं तब्दीली के लिए कि किस तरह जान छूटेगी इस सिस्टम से हमारी, हम किस तरह एक अच्छी कौम बन सकेंगे। मैं खुद दुआएं आज भी मांग रहा हूं वाशिंगटन डीसी। मुझे खुद नजर नहीं आ रहा। मैं दोस्तों से भी पूछ रहा हूं, बल्कि आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि हमें कौन बचाएगा इन हालात में से, हमें कौन निकालेगा। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मैं अपनी सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं। आप मुझे मेरे साथ डिबेट कर लें पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर डिबेट कर लें, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि लेकिन सर इतना बुरा हाल तो कभी भी नहीं हुआ था जो आजकल है कि यहाँ पे जो इनके मिनिस्टर सरताज गुल और दूसरे लोग बाहर गए थे इनके साथ, सरताज गुल के साथ स्कॉटलैंड वगैरह, तो उनकी वहां पे झगड़े हो गए। उसके बाद जो इमरान खान साहब है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि आइंदा कोई मिनिस्टर उनकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाएगा। उसकी खास वजह झगड़ा नहीं है, बल्कि ये है कि फंड्स नहीं रहे इनके पास, क्योंकि इन सब ने बाहर जाके हजारों डॉलर में इन्होंने टीएडीए जो है वो अपने नाम करा लिया। और कई इसके पीछे और भी कई मकासद हैं, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। वो समझते हैं कि लोग यहाँ रहें ताकि मुझे किसी सपोर्ट की मदद की जरूरत हो आगे पीछे कई। लेकिन इस वक्त लोग जो है, मैंने आपको कहा था, महंगाई से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। और मुझे आज अफसोस है कि हमें कोई ऐसा रहनुमा नहीं मिला, हमें कोई ऐसा रहनुमा नजर नहीं आ रहा जो हमें वादा करे कि मैं बचाऊंगा तुम्हें। हमें सब इस वक्त क्या चाहिए, हमें एक ऐसा रहनुमा चाहिए जिसके पेट में पत्थर हो, वो अपनी कमीज उठा के दिखाए कि ये मेरा पेट देखो, आओ मिलके कौम बनाएं, आओ मिलके पाकिस्तान बचाएं। लेकिन इस वक्त जो 40 अरब रुपया मामूली रकम समझती हैं आपके मिनिस्टर, आपके सारे माफियाज तो आपकी कैबिनेट में बैठे सारे। खान साहब को पता है, खान साहब बता चुके हैं कि मुझे माफियाज नहीं चलने दे रहे। और भाई चलाना किसने, या छोड़ दे फिर। तो खान साहब तो खुद माफियाज के सहारे चल रहे हैं। खान साहब का खर्चा कौन उठा रहा है? ये माफिया ही तो उठा रही है। यहाँ पे वो फ्लैट खरीद रहे हैं, सरीना के सामने जो बिल्डिंग बन रही है वहां पे पेंट हाउस कैसे खरीदा है खान साहब ने? अपना घर 12 लाख दे के उन्होंने जो है वो पास करवा लिया, हालांकि इलीगल तरीके से बना हुआ है। तो खान साहब तो खुद और तरीके से कर रहे हैं करप्शन, लेकिन उनका नाम भी आएगा जब हटेंगे। सबके पोल खुल जाते हैं हटने के बाद, इनका भी खुलेगा। लेकिन आरजू, मैं हालात अच्छे नहीं देख रहा हूं। जो डॉलर, जो मेरी प्रेडिक्शन थी जनवरी में 200 तक जाएगा, पेट्रोल आपका 200 तक जाएगा। डॉलर तो मिल ही नहीं रहा इस वक्त। कहते हैं 191 तक सुना, कराची में ढूंढने से भी नहीं मिलता। 191 का बिक रहा है ब्लैक मार्केट में। तो हालात तो 200 तक जा रहे हैं इस वक्त। और मेरे एक दूसरे एंगल से देख रहा था, ये सियालकोट में भी जो कुछ हुआ, ये फैसलाबाद में, या तो महंगाई की वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग गुस्सा उतारना चाहते हैं तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि कौम जो बेजार, कौम के पास जब बाइंग पावर नहीं, भूखा बंदा क्या करेगा। आप मुझे एक बंदे को 3 दिन के लिए खाना ना दें, क्या करेगा? वो साथ वाले को मारेंगे। नहीं सर, जब सलमान तासिर साहब को मारा गया था क्या कौम भूखी थी? क्या जब मशाल खान को मारा गया था क्या कौम भूखी थी? ये सब इनके बहाने हैं। ये बहुत किस्से हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। लाहौर में, कसूर में बेशुमार क्रिश्चियंस को, हिंदूज को मारते हैं। तो क्या ये भूखे होने की वजह से मारते हैं? आरजू, एक और बात भी, बल्कि सबसे बड़ी बात है, एक मिनिस्टर साहब ने तो फरमा दिया है कि ये सारे टाइम बम हैं, सारे ये फटेंगे। भाई बम तो आप डील कर रहे हैं उनके साथ, आप उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ। हाँ बिल्कुल। दूसरे गवर्नेंस किस चीज को कहते हैं? गवर्नेंस दिखाएं ना, अपना रेट ऑफ लॉ दिखाएं।
बिल्कुल। लेकिन सर ये सब आप मानते हैं क्या कि ये जो इस तरह की पार्टीज आती हैं टीएलपी टाइप की, ये एस्टेब्लिशमेंट के अंडर होती हैं? जब वो कहते हैं वो आके इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं डी चौक पे, जब वो कहते हैं लिफाफे लेके वापस चले जाते हैं। उसका जवाब मैं ये दूंगा कि आप, मेरा जो उसका जवाब ये है कि आप हम्म। इस वक्त एजेंसियों की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती पूरे पाकिस्तान। दिस इज व्हाट माय असेसमेंट। आप इसमें से खुद ही कंक्लूड कर लें फिर क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर अगर यही हाल रहा तो जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर आपको भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, लेकिन बुरा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं से संभल नहीं रहा है। लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, बहुत तजुर्बा है उनका, पहले वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, क्यों वो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए भी कुछ नहीं कर पाए? क्यों उनका फेलियर हमें देखने को मिला हर जगह? देखिए, उनका एक तो इस टर्म पिछले कुछ अरसे से यहाँ तो उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो इंटरेस्टेड थे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, फिर उसके बाद वो उनका बार बार नाम आता रहा -1 फार्मूला में। तो वो फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो नहीं, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह उसकी सबसे बड़ी ये बनी कि जब मोईद यूसुफ को अमेरिका से लाया गया तो लग ये रहा था कि वो जो कुरैशी साहब हैं वो सब सिर्फ इस वक्त बराए नाम रह चुके हैं, असली फैसले मोईद यूसुफ साहब कर रहे हैं। बल्कि यहां तक कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया दुनिया के लिए कि फॉरेन पॉलिसी हैंडल कौन कर रहा है, मोईद यूसुफ कर रहे हैं या कि कुरैशी साहब कर रहे हैं। तो वो जब दो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बगैर किसी डायरेक्शन के, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। किसी को पता ही नहीं है। जिस तरह आप देखें ना, इस वक्त आपके मिनिस्टर आते हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है वो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड मैटर बातें कर रहा होता है, फॉरेन मिनिस्टर जो होता है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री रिलेटेड, किसी को पता ही नहीं है कि व्हाट इज राइट हैंड डूइंग, लेफ्ट हैंड को पता ही नहीं किस तरीके से। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सबके बच्चे तो फॉरेन नेशनल हैं। आपको मैंने बताया टेम्परेरी, आपका कैपिटल तो लंदन है, इस्लामाबाद थोड़ी। आपके तो सारे, आप जब एक क्वेश्चन, आपका सियासतदान यहाँ से निकलता है तो लंदन जाता है। आपका एक भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बंदा रिटायर होके, इंक्लूडिंग जुडिशरी, वो पाकिस्तान में नहीं होता, वो सारे बाहर होते हैं। उसकी वजह क्या है? इंटरेस्ट ही कोई नहीं पाकिस्तान में। आप तो लंदन से बैठ के ऑपरेट हो रहे हैं सारा पाकिस्तान। सर आज ही की बात है कि मोईद यूसुफ साहब का आपने नाम लिया तो मैं आपको बताती चलूं लास्ट में कि उन्होंने मीटिंग रखी थी मोईद यूसुफ साहब ने आज, और उसमें किसी ने शिरकत नहीं की, कोई मिनिस्टर नहीं आया। इससे पता लग रहा है कि वो भी अब एक तरह से अपना एक कहना चाहिए अपनी स्टेटस खोते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जाके शरीक नहीं हुआ। ये टीवी की न्यूज है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो क्या ये वो भी अब हटने वाले हैं? लगता है वो भी अब भाग जाएंगे थोड़े दिन में। एक प्रोग्राम मैंने किया था कि डॉलर इतना महंगा क्यों होता जा रहा है या पाकिस्तान में ढूंढने से नहीं मिल रहा। उसमें एक रीजन ये भी थी कि इस वक्त जो लोग हैं वो करंट एडमिनिस्ट्रेशन के वो डॉलर अपनी प्रॉपर्टीज बेच बेच के खरीद रहे हैं। एक रीजन ये भी थी। तो उससे भी कई आपको इशारे मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके प्रोग्राम में खासकर आखिर पे आके दुआ खैर की रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से बचाए, हमें निकाले, और दुआ करें कि हमें सिंसियर लीडर हमें मिले जो हमें इन मुश्किल हालात से निकाल के लेकर आए। और वरना इसके बाद अगर इसको हैंडल ना किया गया, कोई लीडर ऐसा ना आया जो सिचुएशन संभाले, तो हर गली चौक में ये हालत होगी जो कि बहुत खौफनाक नजर आ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर आपका कि आपने आज ज्वाइन किया। और जाते जाते मैं जरूर कहूंगी कि जी श्रीलंका जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को आइस डोनेट करता है। आई विश, मेरी दुआ है कि कोई ऐसा मुल्क भी हो जो पाकिस्तान को अक्ल और दिमाग डोनेट कर दे, ताकि यहाँ पे लोग जो है उनके थोड़ा सा दिमाग काम करे और ये मुल्क को एक सही सिमत की तरफ ले जा सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।